एक ऐसा चैप्टर जिसमें क्रिकेट, कार, बाइक, रॉकेट, वेट लिफ्टिंग और फिजिक्स के खतरनाक न्यूमेरिकल्स हैं। फोर्स क्या है, फ्रिक्शन दुश्मन है या दोस्त, और न्यूटन के तीनों लॉज इतने फेमस क्यों है, जानेंगे 30 सेकंड में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। देखो चलो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले व्हाट कॉज मोशन। अब सवाल आ गया सर मोशन का, मैं एकदम डिटेल्ड बताऊंगा एनसीईआरटी लाइन वाइज, एकदम हर एक क्वेश्चन एंड हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, बस बने रहो। तो चैप्टर शुरू होता है नाव चलाने से, ठीक है। अब जब चैप्टर खोल के देखोगे चैप्टर 6 तो नाव चला रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूं आपको, ये मोशन क्यों हो रहा है। तो मोशन को हम दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मोशन दो तरीके से, एक होता है काइनामेटिक्स, ठीक है, और एक होता है आपका डायनामिक्स। अब ये दोनों के पीछे जो रीजन है अभी समझाता हूं मैं। काइनामेटिक्स जो है ना, टेल अबाउट ओनली मोशन, सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में बात करता है। और मोशन का मतलब आप जानते हो, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये हमने पढ़ रखा है चैप्टर 4 में। आप जानते हो मोशन अराउंड अस, ये पूरा का पूरा है। मतलब ये हुआ कि इस केस में नॉट टेल अबाउट कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन क्यों हो रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मोशन की बात करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है, यही सब बात करेंगे। लेकिन डायनामिक्स में क्या आता है बच्चा, इसमें भी मोशन होता है, नो डाउट, चेंज इन पोजीशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नो डाउट। लेकिन यहां पे टेल अबाउट कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन क्यों हो रहा है उसके पीछे की बात करते हैं। और वो क्या है आपका रिस्पॉन्सिबल, फोर्स की यहां पर बात होगी। यहां पर फोर्स की बात नहीं होगी, सिर्फ मोशन देखा जाएगा, यहां पे फोर्स देखा जाएगा। अब आ गया फोर्स। अब ये फोर्स को अपन अच्छी तरीके से समझेंगे। अच्छा, सवाल यह है कि थिंक ओवर इट। जब नाव देखोगे तो वहां पे कुछ मिलेगा कि नाव मूव कैसे करता है। जब तुम ऐसे पेडल मारते हो तो नाव आगे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा एंड ऑफ द चैप्टर में, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन शुरू से हम करते चले जा रहे हैं, आपको 100% मजा आएगा। और एक भी ऐसा क्वेश्चन स्कूल वाला नहीं पूछ सकता जो इससे बाहर चले जाए। तो चलो शुरू करते। अब हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं ये सारी चीजें देखना। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। अभी हमने बात करी कि हर एक के पीछे कौन है रिस्पॉन्सिबल, फोर्स। अब हम फोर्स को इंक्लूड करके बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन क्यों कर रहा है, मूव क्यों कर रहा है। तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है आज का। डिफाइन फोर्स, पुल पुश क्या होता है, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या होता है। दूसरा, फ्रिक्शंस की बात करेंगे, क्या फ्रिक्शन हमारे लिए दोस्त है या दुश्मन है, ये बात भी चलेगी। और इनके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, न्यूटन के तीनों लॉज की हम बात करेंगे, सारे तीनों लॉज जो इस चैप्टर का हार्ट है, ठीक है। एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन कि यार कहां हमारे इस लॉज के एप्लीकेशंस काम आते हैं। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। अच्छा, टॉपिक वाइज हम बात करें, फोर्स अराउंड अस। भाई हमारे आसपास सब दूर फोर्स लग रहा है किसी ना किसी तरीके से। आप कुछ को समझ पाते हो, कुछ को समझ नहीं पाते हो। अच्छा, जिनको आप समझ नहीं पा रहे हो मतलब आपके अंदर उतनी क्यूरियोसिटी नहीं है। तो क्यूरियोसिटी का मतलब ये होता है कि जिज्ञासा जानो कि कहां कहां क्या क्या फोर्स लग रहा है। अच्छी, अरे छींकने में भी फोर्स लगता है, ये उठाने में भी फोर्स लगता है, किसी को धक्का देने में भी फोर्स लगता है, खींचने में फोर्स लगता है ना। ग्रेविटी नीचे हमको डाउन पुल कर रही है ना, नीचे खींच रही है। तो हमारे आसपास जो भी दिख रहा है हर एक केस में कोई ना कोई फोर्स मौजूद है, बशर्ते हमको वो मालूम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। तो चलो कुछ एग्जांपल्स में दिखाता हूं आपको। फ्रिक्शन फोर्स, यहां पर ग्रेविटी नीचे खींच रही है। अप्लाइड फोर्स, धक्का मार रहे हैं। ड्रैगिंग फोर्स, देखो ड्रैग करते हैं ना, एयर ड्रैग, ठीक। जो भी देख पा रहे हो यहां पर ये सब के सब क्या है, फोर्स। हमारे आसपास बहुत सारे, एक बॉल रोल हो रही है, डोर को खोल रहे हैं, हाथ को उठा रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, सब के सब हमारे आसपास क्या है, फोर्स है इनके पीछे। अब उन्हीं को तो हमको बात करना है, वही तो सब कुछ पढ़ना है। तो चलो अब आपका पहला जो टॉपिक है भैया, टॉपिक 1, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। अब देखो
अभी एक छोटा सा एग्जांपल लूँ मैं, ये मेरे पास ये बोतल है, आराम से इसको मैंने उठाया, मुझे फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर दबाऊँगा तो ये पिचक गया क्या, तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया। तो फोर्स से क्या क्या हो सकता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, अ फोर्स इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। समझ में आ गया। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का, अगर वो रेस्ट पर है तो उसको मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर कोई मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यही है आपका कॉज ऑफ मोशन। और इस मोशन के अंदर आपके बुक में देख रखा है, भाई ये बॉल रेस्ट पर है, मैंने मारा किक, गया बॉल गोलकीपर के पास, ठीक है। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, 15 साल का छोरे ने क्या आतंक मचाई यार, है जुनून, इसके पीछे क्या था, जुनून। 4 साल की उम्र से खेल रहा है, आज 15 साल में देखो कैसा गेम फोड़ा। तो आप भी जुनून के साथ पढ़ोगे ना, तो क्यों नहीं फोड़ सकते हो, हर एक एग्जाम फोड़ सकते हो, हर एक क्लास के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम, ओलंपियाड सब कर सकते हो। हम पढ़ा रहे ना। बॉल को जब मारते तो सीधे गया कहां पे, 6। कैसे, क्यों भैया, यहाँ पे फोर्स लगाया अपन ने, ये नींबू निचोड़ना सिखा रहे हमको, चलो कोई बात नहीं, सीख लेते। तो हम इस फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं, तो ये काम कर सकते हैं हम लोग फोर्स से। तो फोर्स से सबसे पहले हम किसी बॉडी को मोशन स्टार्ट कर सकते हैं कि चल रहे भैया आगे बढ़, ठीक है। किकिंग अ बॉल एट रेस्ट विल मूव आफ्टर किकिंग, ठीक है। अच्छा, चेंज कर सकते हम इसकी स्पीड को, है ना। अब मान लो कि तुम स्कूल में हो और लाइन पे चल रहे हो, ठीक है। तुम्हारा अगला वाला दोस्त बड़ा ढीला है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तुम पीछे हो, अबे चलना, दिया धक्का, बढ़ गया, पीछे से धक्का मारा, फोर्स, उसकी एक्सेलरेशन बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। तो वही बोलना चाह रहा हूं मैं यहां पे कि स्पीड को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मान लो यहां पर है ना, एक एग्जांपल लेता हूं, 100 किलोमीटर पर आवर से बॉल आई, कौन सी, क्रिकेट वाली। वैभव सूर्यवंशी भाई बैटिंग कर रहे थे, ये 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मार दी इन्होंने 6। ये लो, ले झेल। समझ आया। कोई भी बॉलर हो दुनिया का, वो छोड़ ही नहीं रहा भाई। चलो अब हम बात करते हैं दूसरा, चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन एकदम सीधे सीधे, सिंपल सा एग्जांपल, क्रिकेट, मैंने बोला था ना क्रिकेट। अभी देखो, उधर से बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बॉल आ रही सीधे, भाई साहब बैटिंग कर रहे हैं, मारा टक से, इधर गया, डायरेक्शन दिया, बॉल किधर आ रही थी, सीधा ना, मारा किधर, इधर। और डायरेक्शन क्या दिया, सट से इधर। और डायरेक्शन, ले तू इधर से आ रही है, मैंने सीधा मार दिया, उधर गया। क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पे, चेंज डायरेक्शन, हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अच्छा, चेंज शेप, चेंज शेप, ये लो लो, कहा गया नींबू निचोड़ दे, शेप ही चेंज कर दिया। ये लो सिलेंड्रिकल है, ये चपटा हो गया, शेप चेंज कर सकता हूं। अच्छा, जरूरी कि यहीं पर और भी बहुत सारी जगह है फोर्स लगाने के लिए जहां पे हम उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, इतनी समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां पर एक टॉपिक आपको बीच में पढ़ना पड़ेगा। जब आप पेज नंबर 95 पे जाओगे तो यहां पर इनका जिक्र है भाई, इनकी बात की गई है। अगर मैं फोर्स को देखूं ना, तो फोर्स को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है, एक कैटेगरी कॉन्टैक्ट फोर्स, एक कैटेगरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जरूरी है बताना मुझे आगे पढ़ने के लिए। कॉन्टैक्ट फोर्स साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो कॉन्टैक्ट में होगा, मतलब फिजिकली टच होगा, ठीक है। अब फिजिकली टच मतलब ये है कि मुझे इस चलो एक काम कर लेता हूं, कोई सा भी एग्जाम्पल है, इसको मुझे क्या करना है, उधर धकेलना है, तो मैं यहां पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा, मैं गिराना नहीं चाहता इसको, तो यहां पर फिजिकली टच हो रहा है। क्या यहां पर फिजिकली टच हो रहा है, तो ये कांटेक्ट फोर्स है मेरा। लेकिन ये पेन है, अगर मैं इसको नीचे छोड़ दूं तो नीचे गई क्या, एकदम ही नीचे चले गई, ये तो बड़ी नीचे, सॉरी। अब देखो, पेन नीचे गई ना, अब यहां पर नीचे जा रही, मतलब अर्थ इसको फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। क्या ऐसा निकला क्या, जब अर्थ के अंदर से ऐसा हाथ निकला, खुपाच आओ, ऐसा नहीं होता बाबू। 2 मैग्नेट को पास में रखा अपन ने, आपस में एक दूसरे को चिपक गया, ठीक है। अरे तुम भी तो चिपक जाते हो, किसी से अट्रैक्ट नहीं हो जाते हो क्या। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं। तो इसमें क्या होगा भैया, फिजिकली टच होगा, फिजिकली जो भी है आपका टच दिखेगा आपको, लेकिन इस केस में ना कोई फिजिकली टच नहीं दिखेगा। अब मैंने समझाया, उससे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे खींचो या धक्का दो, एक मास, एम मास का ब्लॉक है, चल रहा भैया, लगाया इधर फोर्स,
अरे भैया इधर लगाया मैंने फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन, अभी आएगा फ्रिक्शन, तब मजा आएगा, मैं जब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। फ्रिक्शन में अभी इतना ही देख लो, अब गर्मी पहले ही है, ठीक है, ये समझ में आया। नॉर्मल फोर्स, ये भी आगे आने वाला है। ये एक्शन एंड रिएक्शन, भैया तुम नीचे जा रहे हो तो मैं ऊपर लगूंगा, बस ऐसा कुछ है। और टेंशन, बहुत टेंशन है रे बाबा, लेकिन ये टेंशन वो टेंशन नहीं है, ये टेंशन रस्सी में लगने वाला टेंशन। वो तन जाती है ना, ढीली ढाली रस्सी ऐसा लटकती हुई, खींचो तो ऐसे एकदम स्ट्रेच हो जाती है, वो टेंशन। लेकिन 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 ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये गिर गया नीचे। मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट पास में सट्ट से चिपक गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें आपको बता दूं बच्चा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, ये सब अपने को पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन बता रहा हूं। मैग्नेट में क्या, नॉर्थ पोल और इधर होगा साउथ पोल, ये चिपक गया, सेम पोल रहेगा, रिपेल कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट। सेम चार्ज रिपेल, तुम्हारे से मिलता जुलता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते अपन। अब देखो, फोर्स एक ऐसी चीज है जिसमें ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लगता है। मैं अभी बार बार ये बोतल उठा के देख रहा हूं, इस बोतल के पास कुछ मास है, मुझे इसको उठाने के लिए या इसको यहाँ पे स्टडी स्टेट में रखने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। फोर्स क्या मांगता है मालूम है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब इसको समझते हैं। मान लो तुम्हारी वाली कहीं मॉल पे है और बोलते हो ना, आज मेरे से मिलने आ जाओ, मैं 5 किलोमीटर दूर इस मॉल पे हूं, नाम भी नहीं बोला मॉल का। अब यार ये समझने की बात है कि 5 किलोमीटर दूर, लेकिन मैं किधर जाऊंगा ये तो नहीं बताया। तो ऐसे सिचुएशंस में डायरेक्शन का बताना बहुत जरूरी है फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं। एक्चुअली जब मैं डायरेक्शन की बात करूं तो कुछ ऐसा होता है जो आपको मालूम है कि यार सर इधर होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अगर वो बोलती कि नॉर्थ साइड वाले आपके मॉल पे वहां पर हूं मैं, तो आप वहां आ जाओ, ऐसा कुछ समझ में आता भैया, लेकिन इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। बोले सर ये क्या है? अब देखो, मान लो कि मेरे पास एक 50 किलो का बॉक्स है। अब 50 केजी का बॉक्स है, मुझे इसको ऊपर उठाना है। अब ऊपर उठाने के लिए पहली बात तो मुझे 50 किलो से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? अरे 50 किलो वेट है तो इसका जो वेट होगा ना, क्या M और G, क्या ये भी जो 50G जो होगा, ये 50G जो डाउनवर्ड लग रहा है, अब आपको ऊपर की तरफ इसको लेकर जाना है, मतलब डायरेक्शन किधर दिया मैंने? ऊपर, ठीक है। तो आपको 50 से ज़्यादा ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं कि आप फोर्स लगाओगे ना, तो इधर फोर्स जो भी बोलना चाह रहे हो आप, इधर इसको F1 बोलो या कुछ भी, F बराबर इधर 50 न्यूटन इधर लग रहा है। तो ये जो 50 है ये आपका क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन इधर टुवर्ड ईस्ट, किधर लगा रहे हो आप लोग? ईस्ट की तरफ लगा रहे हो। तो ये क्या दे रहा है आपको? डायरेक्शन, ठीक है। मतलब 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हो किधर की तरफ पे? इधर। न्यूटन, न्यूटन मतलब यहां पे क्या हो गया? ये SI यूनिट। तो ये जो टॉपिक है, फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या वेक्टर समझ में आया? तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको पूरी तरह समझाने के लिए या समझने के लिए डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ऊपर ले जाना है, ये भी तो डायरेक्शन है। ईस्ट की तरफ ले जाना है, ये भी तो डायरेक्शन है। इधर लेके जाना है, इधर लेके जाना है, ये डायरेक्शंस। तो बस इतनी बात है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा यूनिट जो होता है फोर्स का, वो क्या होता है बच्चा? न्यूटन। अब बात ये, इसका सिंबल है N। अब ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक ऐसा यूनिट है जहां पर मास को आप किस में लोगे? केजी में। और लेंथ को आप किस में लोगे? मीटर में। और टाइम को आप किस में लोगे? सेकंड में। बात समझ में आ रहा है? ये ऐसा ही यूनिट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब सवाल ये है कि 1 न्यूटन कितना होता है? इसको हम डेली लाइफ में कैसे समझे कि इसको उठाने के लिए मुझे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसको उठाने के लिए मुझे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कैसे? 2 न्यूटन का लग रहा है, कैसे समझेंगे? तो इसको समझना ये आपके स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बोले 1 न्यूटन इज रफली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी
ऑन 100 ग्राम एप्पल। वही एप्पल जो न्यूटन के सर पे गिरा था और उन्होंने ग्रेविटी निकाल दी, दिमाग की बारी बजा दी। ठीक, अब मान लेता हूं यहां पर, अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। देखना कि 1 न्यूटन कितना होता है। आपको मालूम है, ये बोल देता हूं कि 100 ग्राम की क्या है, एप्पल है। नीचे क्या लग रहा है, इसका वेट लग रहा है। इस वेट को आप क्या बोलो, ग्रेविटी बोल दो। ठीक है, ये एक तरह से क्या होता है, आपका फोर्स ही होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है m इंटू जी होता है, m इंटू जी होता है। आगे पढ़ोगे आप, पहले भी आपने इसको देख रखा होगा, ऐसा नहीं है। तो F इजकल टू अगर मैं mg लिखूं, बट यहाँ पे मास जो दे रखा है मुझे 100 ग्राम दे के रखा है, तो सारा काम किस में होता है बच्चा, SI यूनिट में। मतलब ग्राम को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, kg में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 ग्राम अपॉन में 1000 डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो 0.1 kg आ गया। ठीक है, और एक और चीज आपको पता करना पड़ेगा, जी की वैल्यू लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से वेट जो लग रहा था मुझे F बराबर mg, मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो F इजकल टू m की जगह 0.1 ग्राम और ये हो गया 10, तो F इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। मतलब समझ में आया, 100 ग्राम को उठाने के लिए आपको 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, हर अलग अलग ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए अलग अलग फोर्स लगेगा भैया, किसी में कम किसी में ज़्यादा। मतलब किसी में कम न्यूटन किसी में ज़्यादा न्यूटन। तो बोले इसको मेज़र कैसे करें, तो इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट ही है। ठीक है, अब देखो, टाइम मेज़र करने के लिए घड़ी है, मास को मेज़र करने के लिए वेइंग मशीन है, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। टेम्परेचर मेज़र करना है, क्या है, थर्मामीटर है। बात समझ नहीं आ रहा है क्या, हर एक के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा, उसको पता करने के लिए ये एक स्केल है जिसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हो ये सिस्टम, यहां पर क्या लिखा हुआ मालूम है न्यूटन लिखा हुआ, और ये क्या है आपका वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी मतलब जितने का मास आपने लटकाया। देखो, मास और वेट में फर्क होता है। मास में इसका प्योर मास जो तुम स्पेस में जाके कैलकुलेट करोगे, और वेट मतलब जी इंक्लूड है भैया। ये वेट की बात करते हैं हम लोग अर्थ में, वेट की। मास की बात स्पेस में होगी जो हमारे कवरेज क्षेत्र के बाहर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहां पर मान लो कि 100 ग्राम अगर मैं एप्पल रख देता हूं, तो यहां पर इस घड़ी में, इस स्केल में रीडिंग आएगी 1 न्यूटन का। समझ आ गया? ठीक है, अगर मैं 100 ग्राम की जगह 1 किलो रख दूं तो रीडिंग आ जाएगी 10 न्यूटन का। अब समझ में आया? जो यहां पर रखोगे, जितने का वेट रखोगे, उस हिसाब से यहां पर रीडिंग देगी, और रीडिंग देगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इसको उठाने के लिए इतने न्यूटन का लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ये इसका प्रोसीजर है, मैंने समझा दिए, ये ऐसे काम करता है। स्प्रिंग बैलेंस में क्या है, और न्यूटन मीटर बोलते हैं इसको। मेजर फोर्स, क्या मेजर करता है भैया, फोर्स। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग स्ट्रेच्ड, जब फोर्स अप्लाई करोगे तो स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा। अच्छा, द स्केल रीड द फोर्स इन न्यूटन, ये स्केल क्या रीड करेगा, फोर्स इन न्यूटन। ज्यादा फोर्स ज्यादा स्ट्रेच, हाई रीडिंग। समझ आ गया होगा। भारी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हल्के के लिए कम। आगे देखो, अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लगता है, मल्टीपल फोर्सेस लगता है। अब उस मल्टीपल फोर्सेस में से 2 कंडीशन आती है, एक बैलेंस कंडीशन और एक अनबैलेंस कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस कंडीशन? तो सुनो पहले बात तो, मल्टीपल फोर्सेस एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, आउटकम्स डिपेंड ऑन वेदर दोज फोर्सेस बैलेंस और नॉट। अब देखो, मल्टीपल फोर्सेस अगर लगा रही है, एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं मैं। ये इधर फोर्स लगाएगा F1 और ये हाथ इधर फोर्स लगाएगा F2। अब दोनों को मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब दोनों में फोर्स लगा रहा हूं, मैं इधर से लगा रहा हूं, इधर से लगा रहा हूं, लेकिन यही का यही है। इसका मतलब अगर मैं 10 न्यूटन इधर लगा रहा हूं तो 10 न्यूटन इधर लगा रहा हूं। इस केस में दोनों यही का यही है। क्या? नमस्कार प्रभु, समझ आ रहा है ये चीज? ये बैलेंस फोर्स है, इसमें F नेट 0 है। क्यों? कि ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। लेकिन अब इसमें लगा रहा हूं मैं 10 न्यूटन और ये लगा रहा है 7 न्यूटन। तो देखो,
ये 10 इधर वाला 7, तो 2-3 न्यूटन इधर जाएगा। ये अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस है। बैलेंस का बेस्ट एग्जांपल फुगड़ी खेलते हैं ना, फुगड़ी गरबा में ऐसे ऐसे करके दोनों एक ही सर्कल में घूमते हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। एक अगर ज़्यादा फोर्स लगा दी ना तो मुंह के बल गिरे, दांत टूट जाए बेचारी के। समझ आ रहा कुछ? बैलेंस फोर्स। तो इसमें कंडीशंस क्या होता है, पहला तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहेगा, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा भैया, ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन में आएगा तो देखो, मान लो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इधर लगा रहा हूं मैं F1 और इधर लगा रहा है F2, और अगर F1 बराबर F2 है तो मेरा ये वाला हो जाएगा। अब दूसरा केस, ये जो केस है सेम डायरेक्शन में m मास के ऑब्जेक्ट है, इधर लगा रहा है F1 इधर लगा रहा है F2, तो F नेट जो होगा ना भाई, दो मिलके धक्का लगा रहे हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा मालूम है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। F नेट हो जाएगा F1 प्लस F2। अब कोई भी हो, या 10 न्यूटन 5 न्यूटन 15 न्यूटन, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन, फिर से वही वाला केस m मास का, इधर लगा रहा हूं मैं F बराबर 10 न्यूटन और इधर लगा रहा हूं मैं F बराबर 7 न्यूटन, तो F नेट जो हो जाएगा इस केस में क्या हो जाएगा भैया, 10 माइनस का 7 मतलब 3 न्यूटन। यहां पे देखना पड़ेगा कि ज़्यादा फोर्स किसका है, और वैसे भी ज़्यादा या कम फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन मांगेगा, डायरेक्शन मांगेगा। और डायरेक्शन को आप ऐसा समझना कि मान लो यहाँ पर ओरिजिन है, इधर गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव फोर्स आया मतलब समझ जाना, अपोजिट डायरेक्शन मतलब लेफ्ट या राइट के हिसाब से बात करेगा। आगे आएगा मैं आपको बता दूंगा। और अब देखो बैलेंस फिगर का बैलेंस एग्जांपल दो ना सर, एग्जांपल तो और दो, और बैलेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर कोई पूछे आपको बैलेंस फोर्स क्या होता है, तो लिखना कि इक्वल फोर्सेस एक्टिंग अपोजिट इन डायरेक्शन इज अ बैलेंस फोर्स, ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव। इस केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, जहां है वहीं का वहीं रहेगा। अभी मूव कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था। बेस्ट एग्जांपल यही वाला एग्जांपल, फिर अभी बुक में जो एग्जांपल वो भी देके रखा है, मैंने इधर लगाया 10 न्यूटन, फिर मैंने इसको इधर लगाया 10 न्यूटन, एक और F है मेरे पास 10 न्यूटन, यहाँ पर F1 अगर बोलो इसको F2 बोलो, F1 बराबर F2, तो F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस में F2, और दोनों ही बराबर है क्या, तो कायदे से 0। एक मिनट, F1 बराबर F2, यहाँ पर इनको लिख देते हैं अपन 10 माइनस का 10, तो क्या आ गया 0। जब F नेट 0 हो सकता है तब क्या क्या कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो रेस्ट पर ही है, दूसरा कंडीशन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तीसरा ये है कि वो कांस्टेंट मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी। अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से भर भर के सवाल आने वाला है, ठीक है। अब बेस्ट एग्जांपल यहां पर आप इसको देखो, एक बाल्टी में पानी ले लिया, उस पानी में एक बॉल है, उस पानी में एक बॉल है, तो बॉल वो डूब नहीं रही है, ऊपर तैर रही है। तो इसके पीछे जो रीजन है ना बच्चा, इसको समझना। यहां पर ये बॉल है आपके, नीचे वेट ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है mg, इसको आप W भी बोल सकते हो, ठीक है। अब जितना mg लगा रहा है क्या, उतने ही याद रखना ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लगा रहा है। इस बॉल पे वेट लग रही है नीचे की तरफ mg, और यहां पे जो लिक्विड है, लिक्विड इस बॉल पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइंट फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चा, बॉइंट फोर्स। पानी में जो आप तैरते हो ना, तो इस बॉइंट फोर्स की वजह से ही तैरते हो। बड़े बड़े समुद्री जहाज जो तैरता है ना, इस बॉइंट फोर्स की वजह से ही तैरता है। तो यहां पर अगर ये स्टेशनरी है, मतलब स्टडी है, रुका हुआ है, तो उसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि ऊपर का फोर्स, इसका मतलब ये भी हो जाएगा बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा, दोनों ही केस में, इस केस में क्या F नेट बराबर 0 होगा मेरा, क्योंकि दोनों तो बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दैट ऑल आर द एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है बच्चा, 6.3 फिगर। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है ये, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पता करेंगे दुश्मन है कि दोस्त है अपने लिए। यहां देखो, अगर अप्लाइड फोर्स इधर तो फ्रिक्शन फोर्स इधर, तो ये एग्जांपल हो गया आपके बैलेंस फोर्स है। अब बैलेंस फोर्स में क्या क्या हो सकता है, यहां देखो, पहला नेट फोर्स 0, दूसरा नो चेंज इन मोशन, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ऑब्जेक्ट स्टे रेस्ट और कीप
सेम वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। याद रखना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर एफ नेट बराबर 0, इसका मतलब बॉडी मूव विद कांस्टेंट स्पीड। इसको अच्छे से याद रखना बच्चा, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल, अच्छा टग ऑफ वॉर, बुक में क्या देकर रखा है, ये टग ऑफ वॉर। इसको बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा। यहां पर देखो, यहां पे 4 लोग हैं, यहां पे भी 4 लोग हैं। ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ठीक है। बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं ये भाई साहब लोग 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे F1। तो देखना है, देखो ना बच्चे, ये लाइन जो है एकदम बीच में है क्या, तो ये F2 जो होगा ये भी क्या मेरा 100 न्यूटन का होगा। क्या यहां पर इस केस में F नेट बराबर जो दिखेगा 100 माइनस का 100 बराबर 0 दिख रहा है क्या। F1 और F2 जो लग रहा है ये दोनों क्या है, इक्वल है, एंड आपस में क्या है भैया, अपोजिट भी है क्या, ठीक है। अगर आप इधर वाला पॉजिटिव लेते हो तो इधर वाला अपने आप क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो ये बैलेंस फोर्स है, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो, सेकंड केस में, यह पहला केस होगा, सेकंड केस में देखो ये टीम हार रही है और ये टीम जीत रही है। इन्होंने ज्यादा ताकत लगाया, स्वाभाविक सी बात है, समझ में ही आ रहा होगा। तो इस केस में मैंने क्या बोला कि यार भैया देखो, ये ना F1 लगा रहा है 100 न्यूटन का, और ये जो लगा रहे हैं ये इधर की तरफ मान लो 90 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या ये 10 न्यूटन से इधर खींचे चले जाएंगे। बोले कैसे सर, देखो अगर F नेट की बात करूं तो F1 माइनस में F2, F1 माइनस में F2 मैंने क्यों बोला, इसको तो ऐसा भी कर सकते हो ना सर, F1 प्लस F2 भी कर सकते हो ना। लेकिन अभी मैंने बोला था अगर F1 इधर है तो पॉजिटिव, और अगर F इधर है तो क्या हो जाएगा आपके लिए नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आया। अपोजिट डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। तो अगर मैं देखूं तो इधर वाला पॉजिटिव लिया था F1 प्लस ऑफ माइनस का क्या होगा F2, तो फाइनली क्या आया F1 माइनस में F2। क्या ये समझ में आया, क्या आ गया समझ में। ओके बच्चा, तो 100 माइनस का अगर 90 करूंगा तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन से ये लोग इनको इधर खींच रहे हैं। तो F नेट किधर आया, इधर। अब जब F नेट आपका 0 नहीं आएगा तब वो आ जाएगा अनबैलेंस फोर्सेस में। किस में आ जाएगा बच्चा, अनबैलेंस फोर्स। मतलब अगर मैं कहना चाहूं F नेट अगर डज नॉट इक्वल टू 0 तो हो जाएगा आपका वो अनबैलेंस फोर्स। ओके बच्चा, एकदम कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते अपन। अब अनबैलेंस फोर्स आ गया ना। अनबैलेंस फोर्स के लिए मैंने 2 कंडीशन बताया था। अगर सेम डायरेक्शन पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा F नेट, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कुल मिला के वही वाली बात सर बार बार नहीं बताया करते सर। F1 इधर, F2 इधर, सेम डायरेक्शन में। चलो इधर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और इधर मैं क्या ले रहा हूं, नेगेटिव, ठीक है। F नेट बराबर क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, भैया दोनों पॉजिटिव है। फिर वही सेम केस ले लेता हूं M, इधर लगा रहा हूं मैं F1, इधर लगा रहा हूं मैं F2। अब यहां पर तो अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहा है, मतलब ये अलग होगा और ये अलग होगा। अच्छा, आप इसको एग्जांपल के भी तौर पे देख सकते हो, 10 न्यूटन और ये हो गया 5 न्यूटन, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 15 न्यूटन। मतलब गाड़ी तेजी से जाएगी। इस केस में F नेट की अगर मैं बात कर तो वही वाला सर F1 प्लस में F2 हो जाएगा, लेकिन F1 मेरा पॉजिटिव है और F2 जो है मेरा माइनस का है। तो F1 माइनस का F2 आ गया ना, F नेट बराबर, पहले भी तो बोला था। तो ये डायरेक्शंस याद रखना। अब इसी के हिसाब से, अच्छा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अगर कोई स्कूल में बोल दे कि इनके बीच में डिफरेंस, तो 3 डिफरेंस फटाफट नोट डाउन कर लेना बच्चा। बैलेंस में नेट फोर्स 0, इसमें नेट फोर्स नॉट 0। नो चेंज इन मोशन, इसमें भैया बॉडी एक्सेलरेट करेगी, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा या यूनिफॉर्म मोशन पे होगा, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट कीप सेम स्पीड, यहां पे लार्ज फोर्स विन, जो ज्यादा लगाएगा वो जीतेगा। छोटा सा डिफरेंस था। अब ये क्वेश्चन देखो, एकदम हलवा है, 2 मिनट का सवाल नहीं है ये। अपन इसका सोल्यूशन करेंगे। पहला केस दिख रहा है आपको, इसका मुझे F नेट निकालना है। ज्यादा मैं यहां पर लिखूंगा नहीं बच्चा, साफ साफ दिख रहा है यहां पर कि यार भैया देखो 10 न्यूटन 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक में, शो इन फिगर 6, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालो। तो डायरेक्शन बोला है ना, ठीक है। मैं इधर बोल देता हूं लेफ्ट और इधर बोल देता हूं मैं राइट, ठीक है। या फिर इसको बोल दो आप ईस्ट और इसको बोल दो आप वेस्ट,
ईस्ट और वेस्ट। इधर मेरा रहेगा पॉजिटिव, भैया ध्यान रखना, और इधर मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव। आ गई समझ में ये बात। अब पहला वाला केस अगर मैं लूंगा, ए वाला केस, तो इस ब्लॉक में दो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स, एक 10 न्यूटन का और एक 6 न्यूटन का, दोनों टूवर्ड ईस्ट लग रहा है क्या, तो एफ नेट जो हो जाएगा F1 प्लस का F2, इसका मतलब 10 प्लस का 6 इज इक्वल टू 16 न्यूटन। एफ नेट कितना आया, 16 न्यूटन। दोनों पॉजिटिव होगा। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ये हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर कोई पूछेगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो होगा मैं इसको बोलूं टूवर्ड राइट है क्या, हाँ टूवर्ड राइट और ईस्ट, ईस्ट बराबर है। अब देखो दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस केस में जो होगा एफ नेट इज इक्वल टू, देखो इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, तो F1 प्लस में F2 हो जाएगा। F1 क्या है मेरा 10 प्लस में F2 नेगेटिव डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगा 6 न्यूटन, कायदे से क्या आ जाएगा 10 माइनस का 6 न्यूटन। और वैसे भी आप तो ऐसा करना, जब अपोजिट डायरेक्शन में होना तो आप क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अब क्या हो जाएगा ये 6 न्यूटन, अरे सॉरी 4 न्यूटन। समझ में आ गया एफ नेट, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन क्या हो रहा है, जिधर फोर्स ज्यादा रहेगा डायरेक्शन उधर का रहेगा, जिधर फोर्स ज्यादा डायरेक्शन उधर का रहेगा। फोर्स ज्यादा किस डायरेक्शन में, ईस्ट, तो मैं भी लिखूंगा इसमें डायरेक्शन में टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, इधर की तरफ लग रहा है। अब तीसरे केस की अगर मैं बात करूं एफ नेट में, तो देखना ध्यान से देखना, एफ नेट बराबर F1 प्लस का F2। मैंने बोला था ना ऐसे ही करना, फंस जाओगे, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। F1 कितना, चलो ये मेरा F1 हो गया और ये इसको मैंने बोल दिया F2, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन क्योंकि इधर प्लस में रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 होगा कि नहीं होगा, क्या ये माइनस का 10 न्यूटन होगा, क्यों सर लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस का 10 इजकल टू माइनस का 4 न्यूटन। ये तो फोर्स हो गया एफ नेट, लेकिन डायरेक्शन की बात करेंगे तो टुवर्ड क्या हो जाएगा बच्चा, मेरे पास टुवर्ड हो जाएगा टुवर्ड वेस्ट, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये एक टॉपिक हमारा हो गया खत्म। अच्छा अब पोज एंड पॉन्डर, ओ भैया रुको और सोचो और आंसर दो, तो मैं अभी आंसर देता हूं ना इनका। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला बोला कि है ना, अ वेट लिफ्टर लिफ्ट अ बारबेल, बारबेल मतलब वही डंबल ऐसे करके उठाते ना यूं भाई, ठीक है। लिस्ट टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द बारबेल, आर दीज फोर्सेस बैलेंस्ड इफ द वेट लिफ्टर कीप द बारबेल स्टडी, मतलब ये मेरा डंबल है, उठा के एकदम ऐसा खड़ा हूं मैं स्टडी स्टेट में। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि बारबेल पे नीचे फोर्स लगेगा mg, और जितना mg लगाया है वेट लिफ्टर को उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा क्या, तभी तो बैलेंस रहेगा, नहीं तो नहीं होगा ना, ये उठा ही नहीं पाएगी, गिर जाएगी, इसके ऊपर निपट जाएगी फोकट में। तो भैया आंसर पहले वाले का मैं ऐसा लिखता हूं, आंसर अगर बारबेल वाले को मैं देखूं, चलो इसी में सॉल्व कर देता हूं। यहां पर ये बारबेल है, ठीक है, इसमें नीचे की तरफ आपका वेट लग रहा है दैट इज इक्वल टू mg, और जितना ये mg लगा रहा है ये मैडम साहिबा उतने ही इस पे लगाएगा, ये अप्लाइड फोर्स बोल दो, अप्लाइड फोर्स बोल दो, ठीक है। तो बोला हाँ भैया, व्हेन बारबेल इज इन स्टडी स्टेट देन the weight of the barbell is equal to the external force applied by the weight lifter। हो गया पहले वाले का आंसर, यही था, ठीक है। मतलब ये ऐसा बोलूं कि weight of barbell is equal to force applied by weight lifter। बात समझ में आ रहा भैया। At that case barbell is in steady state, है ना, therefore F net is equal to क्या लिखोगे 0। हो गया, स्कूल वाली मैडम खुश,
ठीक है बच्चा, ठीक। अब अगला देखो, दो प्लेयर पंजे लड़ा रहे, वैसे बच्चों को ज्यादा ही शौक रहता पंजे लड़ाने का। अब इसके पीछे क्या बोलना चाह रही है मैडम? अच्छा, टू प्लेयर आर और एस है, चलो इसको मैंने आर है और इसको एस बोल दिया, बोल ही दिया इन्होंने। आर आर्म रेसलिंग मैच कर रहे हैं, फिगर दिख रहा है। एट इंस्टेंट व्हेन द आर्म टिल्ड टू द फ्रंट डायरेक्शन, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। आउट ऑफ द पेज, मतलब ये इधर आ रहा है, इधर इधर आउट ऑफ द पेज, पेज से बाहर आ रहा है। कौन सा? ये वाला बाहर आ रहा है, ठीक है ना। टुवर्ड आर द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द प्लेयर बैलेंस्ड? इफ नॉट, विच प्लेयर एक्सर्टेड द लार्ज फोर्स? यार ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, अगर दोनों हट्टे कट्टे, दोनों में ताकत बराबर है, बिल्कुल ऐसा पंजा लड़ा रहे, ये जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स अगर ये लगा रहा है तो ये तो बैलेंस होगा। और अदरवाइज एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा सांडा है तो क्या करेगा? ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वही जीतेगा। समझ में आ गया क्या? तो इसमें ना एफ नेट जीरो भी हो सकता है, एफ नेट जीरो भी हो सकता है, और एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। कैसे समझ में आ गया? जब एफ आर इज इक्वल टू एफ एस रहेगा तो एफ नेट क्या हो जाएगा मेरा इस केस में? जीरो। लेकिन अगर एफ आर ग्रेटर होगा एफ एस के, तो यहां पे एफ नेट इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो। बस ऐसे ही लिखना आपको वर्डिंग में। ओ भैया फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन क्या कह रहा है? कोई भी बॉडी स्लो क्यों हो जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है, एक फुटबॉल को मैंने किक मारा और थोड़ी देर बाद लुढ़कते लुढ़कते वो क्या हो गया? रुक गया। इसके पीछे क्या कारण है? कभी सोचा है? तो वो जो कारण है वो है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है। अब दुश्मन का थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूं। घर में मम्मी या बहन ने पोछा लगाया, हल्का हल्का गीला है, और आप चप्पल पहन के चले गए मान लो, और चप्पल में ग्रिप ही नहीं है, कसम से गिरोगे ना ये पुट्ठा ही टूट जाएगा। नहीं समझे? क्यों मालूम है? एक तो टाइल्स, उसमें से नमी हो गया, पूरा स्मूथ, एकदम स्मूथ हो गया। अब उसमें तुम फ्रिक्शनलेस चप्पल पहन के जा रहे हो तो स्लाइड होके आप गिरोगे फट से। लेकिन वही अगर रफ सरफेस होगा तो आप नहीं गिरोगे। मतलब एक जगह दुश्मन हुआ और रफ सरफेस में क्या हुआ? दोस्त भी हो गया। बोले और कहाँ पे एग्जांपल बता सकते हो सर? जैसे साइकिल के या कोई मशीन के बॉल बेरिंग घिसा जाते हैं, खराबी हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन चलने में बहुत जगह फ्रिक्शन फायदे में भी रहता है, ठीक। तो वही हम सारे पूरे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफन ओवरलुक्ड बट ऑलवेज प्रेजेंट। भैया ये तो सब दूर रहता है, तुम इसको नहीं हटा सकते। अगर इसको हटा दो ना, अगर मान लो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को हटा दो, है ना, और एक बॉल को लुढ़का दो, तो वो ना क़यामत तक चलते रहेगा, मतलब इन्फिनिटी तक चले जाएगा। यही एक्सपेरिमेंट तो गैलीलियो ने करा। अभी आगे बताता हूं मैं आपको, ठीक। इतनी बात। अच्छा, हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो रेजिस्ट करता है बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब अभी समझाता हूं। सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स का अगर कोई डेफिनेशन पूछे, ये टू सरफेस फिनोमिना है। दो कांटेक्ट सरफेस आएगा, एक ये सरफेस, एक सरफेस, दो सरफेस कांटेक्ट में आएगा। ऐसा एक में एक्सटर्नल फोर्स आगे लगा रहा हूं तो एक इसको रेजिस्ट कर रहा है पीछे की तरफ, मतलब रोक रहा है। तो याद रखना, अ फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। भैया दो सरफेस के कांटेक्ट के बीच में लगता है फ्रिक्शन फोर्स, टू सरफेस फिनोमिना है। और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, ये ऑलवेज सेल्फ एडजस्टेबल, ये सेल्फ एडजस्ट कर लेता है खुद को। बोले कैसे? अब यहां देखो, ये हमारी सुंदरी क्या लेके जा रही? इस डिब्बे को धका रही है, फोर्स लगा रही है। तो इसमें आपको देख पा रहे हो बच्चा, एफ एक्सटर्नल इधर है, यहां पे दो सरफेस है। यहां पे क्या बोल रहा है? दो सरफेस, एक सरफेस नीचे है क्या, ठीक। क्यों? क्योंकि ये कांटेक्ट में आएगा ना, मान लो यही वो सरफेस है, ठीक है। अब यहां देखो, अगर ये दोनों सरफेस स्मूथ है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रफ सरफेस होगा तो मैडम को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? फ्रिक्शन फोर्स आता कहाँ से? तो फ्रिक्शन फोर्स आता कहाँ से बच्चा मालूम है? देखो, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। दोनों सरफेस के
सुपरफिशियल में मॉलिक्यूल्स तो होगा, ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट हो जाते हैं। अब इस इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स जैसे लगाया तो ये टूटेगा, तो ये बोलेगा अरे यार ठीक तो बैठा था, रहना यहीं पे कहाँ जा रहा है, तो इसलिए इसको रजिस्ट करेगा, मतलब रोकेगा। एफ नेट अगर आप इधर डायरेक्शन में लगा रहे हो तो आपका फ्रिक्शन फोर्स एफ जो रहेगा उसके अपोजिट रहेगा। ये हमेशा अपोज करता है भैया मोशन को, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इधर आपका एफ एक्सटर्नल होगा तो इधर लगेगा आपका छोटा एफ फ्रिक्शन, ठीक है। हम यहां पर एक बात करेंगे, एक्सटर्नल जो फोर्स एक्सटर्नल होगा ना उसको हम लोग कैपिटल एफ से बात करेंगे, और जो मेरा फ्रिक्शन होगा ना उसको हम छोटे एफ से बात करेंगे। क्लियर है क्या? अब देखो ये तो समझ में आ गया। डेली लाइफ में हमारे पास फ्रिक्शन के एक एग्जांपल है, फायदेमंद है। मान लो अगर आपकी गाड़ी में ना टायर एकदम पूरा मुंडल है, मुंडल मतलब ये कि उसमें ग्रिप ही नहीं है, भैया तुम ग्रिप बिना ग्रिप के सीधे निकल लोगे ऊपर, ब्रेक मारोगे रुके ही नहीं, ठीक है। लिखने में भी रफनेस, फ्रिक्शन, ये देखो जूते के ग्रिप देख पा रहे हो, यही हमको चलने में मदद करती है, वरना बिना ग्रिप वाले चप्पल पहन के या जूते पहन के जाना, फिसल के गिरोगे। तो ये सब जगह हमको क्या फ्रिक्शंस प्रेजेंट है भैया। इन जगहों में फायदा है लेकिन कई जगहों में नुकसान भी है। अब देखो ना अगर कोई बोले टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं, यहीं पे एक उभरता हुआ आएगा एक और टाइप का फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, जब दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। एक्सटर्नल फोर्स अभी मूव नहीं करा, वो अभी मूव नहीं करा, ठीक है। मान लो ये ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर ही है, मैं इधर एफ एक्सटर्नल लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। ये मूव कहां गया? ये मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो भी 10 न्यूटन का लगेगा। सेल्फ एडजस्टेबल, इसका मतलब यही होता है, सेल्फ एडजस्टेबल। अगर आपने यहां पे लगा दिया एफ बराबर 5 न्यूटन का, और अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो ये जो छोटा एफ होगा ना ये भी आपका 5 न्यूटन का होगा, सेल्फ एडजस्टेबल, ठीक है। तो जब वो बॉडी मूव नहीं करेगी लेकिन तब भी फ्रिक्शन फोर्स मौजूद होगा, उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट प्रिवेंट मोशन फ्रॉम द स्टार्टिंग। समझ में आ गया होगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन, अब देखना अभी स्टैटिक कंडीशन में था, अब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, बॉडी स्टार्ट टू मूव, तो जब मूव करता है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपोज द ऑनगोइंग मोशन, जो जा रहा है उसको रोको। और वैसे भी दुनिया की रीत है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है जो आगे बढ़ रहा है उसको खींचने के लिए तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना बच्चा। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स झांक कर आता है और उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, यह लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है कि स्टैटिक के बाद आता है, और स्टैटिक फ्रिक्शंस को अगर आप ओवरकम कर दो तो लिमिटिंग में आ जाता है। लिमिटिंग मतलब जस्ट अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तो मोशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैटिक कंडीशन से ज्यादा और काइनेटिक कंडीशन से कम, मतलब रुकने से और ये चलने के बीच का जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक और चीज होता है रोलिंग फ्रिक्शन। देखो रोल करते हैं ना ऑब्जेक्ट को, रोल करते हैं तो क्या होता है? कम फ्रिक्शन लगता है, लेकिन अगर ऐसे घसीटता मारोगे तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूं इस फ्लैट सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है एज कंपेयर टू इस रोलिंग के। इसके पीछे कारण क्या मालूम है? सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। समझ में आ गया बच्चा? ठीक। अब इसको ना ये स्कूल का याद रखना भैया, आईएमपी। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, देन सबसे कम क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। अगर आपसे पूछे कि कौन सा फ्रिक्शन सबसे कम होगा तो आप बोलना रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होगा। अब इसको इस डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। स्टैटिक फंक्शन में मैंने बोला ना अभी, चलो एफ जो एक्सटर्नल फोर्स है मेरा यही ले लेता हूं मैं 10 न्यूटन, तो अभी बॉडी क्या है? रेस्ट पर है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रेस्ट पर है, तब भी ये क्या करेगा? छोटा एफ जो लगेगा ये भी 10 न्यूटन का लगेगा, मतलब बॉडी नॉट मूव। कायदे से इस केस में क्या दिख रहा है मुझे? एफ नेट इज इक्वल टू 0 ही दिख रहा है। लेकिन अभी भी
अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स, दोनों फोर्स मौजूद है, लेकिन फिर भी क्या है, बॉडी रेस्ट पर है, मतलब आप उतना फोर्स नहीं दे रहे हो जिससे ये चल ले। ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जस्ट स्टार्ट होने से, मतलब जस्ट स्टार्ट का एंडिंग पॉइंट। कैसे, इसको मैं समझता हूं। मान लेता हूं कि इधर 10.01 न्यूटन लगा दिया मैंने, तो छोटा एफ क्या है मेरे पास, 10 न्यूटन ही लग रहा था। तो क्या अब बोलेगा, अब 0.1 से मैं क्या धीरे 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 बढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, अब भले कम से बढ़ाओ, 9 से लेकर 10 जैसे लेके आए, 10 तक तो एकदम झेल लेगा वो, लेकिन 11 जैसे करोगे तो 1 न्यूटन से आगे चलने लग जाएगा। 12 लगाओगे तो 2 न्यूटन से आगे जाएगा, आगे जा रहा है, मोशन कर रहा है, तब तो मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है। लेकिन इसमें बीच में कंडीशन आ रही है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया बच्चा? तो इस केस में क्या होता है मालूम है, जस्ट स्टार्ट मूव, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस केस में ओ भैया मान ले तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन का लगा रहा ना, लगाते रहे, मैं तो लगा रहा हूं एफ बड़ा, एफ बराबर 15 न्यूटन। तो इस केस में जो एफ नेट हो जाएगा 15 माइनस का 10, दैट इज 5 न्यूटन। 5 न्यूटन से तो मैं तो फुर्र हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका ग्राफ ये 11th में आता है, लेकिन बच्चा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या होता है कि 0 पे अप्लाइड फोर्स आप बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। ये एग्जांपल देखो, अगर आप 0 लगाते हो एक्सटर्नल फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0 होगी। नहीं, 0 तो होगी नहीं कायदे से। ठीक है, क्योंकि अगर एफ एक्सटर्नल फोर्स 0 लगाओगे ना, तब भी फ्रिक्शन फोर्स जितना है उतना ही रहेगा। 1 लगाओगे तो वो 1 हो जाएगा, 2 लगाओगे तो 2 हो जाएगा, 3 लगाओगे तो 3 हो जाएगा, 10 लगाओगे तो 10 हो जाएगा। तो ले बढ़ाया 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 यहां तक पहुंचा। बोले नहीं यार, अब तेरा एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है मेरे फ्रिक्शन फोर्स से, मैं तो अब चलूंगी या चलूंगा। तो ये क्या हुआ, लिमिट क्रॉस हो गया, ये यहां तक चलेगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद चलो रे भैया, ठीक है, चलने लग जाएंगे। तो ये इसका ग्राफ है, लेकिन फिर भी अपनों को समझना जरूरी था। अब नोट भैया, नोट है, नोट करो। एक ऑब्जेक्ट पे ना लगने वाले टोटल फोर्स, मान लो इसको मैंने एक टेबल पे रखा है, एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू, सबसे पहला वेट F इक्वल टू mg, और जितना वेट लगाएगा उतना ही ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट ही होता है, मतलब mg ग्रेविटी जो फोर्स लगेगा mg। बात समझ में आ गया? अगर आप इधर मान ले रहे हो, इधर F एक्सटर्नल लगा रहे हो, तो भाई साहब इसके अपोजिट में क्या होगा, F फ्रिक्शन। ठीक है, और अगर ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पूरी तरह से बैलेंस्ड। समझ में आ गया? अदरवाइज अनबैलेंस्ड, इसमें से कोई भी एक ज्यादा हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी इधर मूव करेगी, लेकिन तब भी ये दोनों बराबर रहेगा, वेट और ये दोनों बराबर रहेगा। आगे की कहानी, ये एक्टिविटी है, इतनी बकवास एक्टिविटी है कि ये करने की जरूरत ही नहीं है, करा कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक पिन लिया, यहाँ पे एक पिन लिया, ऐसा यहाँ पे एक रबर लगा दिया, यहाँ पे कॉइन ले आया और इधर रख दिया इन्होंने डिफरेंट सरफेस। यहाँ पे क्या भैया, डिफरेंट सरफेस। बस 1 मिनट में एक्टिविटी खत्म कर दूंगा मैं। अब ये 10 का कॉइन है, डिफरेंट सरफेस। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, दूर तक जाएगी, ये फिनिशिंग लाइन है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे रख दिया स्मूथ सरफेस तो फट से यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर यहीं पर रख दिया मैंने रफ सरफेस तो क्या होगा भैया, कम दूरी तक जाएगी। समझ आ गया केस? समझ आ गया केस? तो ये एक्सपेरिमेंट है, फोकट की चीज़ है। ये रहा ऑब्जर्वेशन, प्लस टेक कॉइन फ्लैट सरफेस, फिर फ्लिक ऐसा करोगे, ऐसा ऐसा खींचोगे और छोड़ दोगे। ओ भाई, अपन क्यों मजे में आ रहे हैं? ठीक है, अब वेरी फ्रॉम द सरफेस, भाई स्मूथ और रफ में डिपेंड करेगा। जो स्मूथ सरफेस होगा कॉइन ज़्यादा दूर जाएगी, ज़्यादा ट्रेवल जाएगी, और फ्लैट रफ सरफेस में कम जाएगी। अब फोकट की चीज़ें थी। चलो, ये भी वही है यहां पर कि कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है भाई, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है उसके पीछे का स्प्रिंग बैलेंस एंड सरफेस, अलग अलग सरफेस पे। मान लो ये तुम्हारा वेट है, ये किसी भी मास है ऑब्जेक्ट का या वेट है, इसको मैं अगर स्मूथ सरफेस पे रखूंगा तो यहां पर कम फोर्स आएगा। अगर मैं इसी को रफ सरफेस पे रखूंगा तो यहां पर ज्यादा फोर्स रीड होगा। समझ आ गया?
ज़्यादा फोर्स रीड हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा रफ सरफेस में। ये चीज़ें देखो, स्मूथ सरफेस लो स्पिनिंग बैलेंस रीडिंग, और वुड होगा तो मीडियम, और अगर सैंड पेपर होगा तो हाई रीडिंग आएगी। तो कंक्लूजन ये निकला, फ्रिक्शन फोर्स भी डिफर फ्रॉम डिफर सरफेस। हाँ, ये तो सीधी सी बात है, हमको मालूम था। चल मेरे को मत सिखाओ ऐसा वाला काम। अब गैलीलियो गैलीली इतना गेला आदमी है, लेकिन रुको, आपको ना सबसे पहले इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इनके बारे में, गैलीलियो गैलीली और न्यूटन के बारे में, तब जाके आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस की बात कर पाओगे। तो अब हम शुरू करते हैं। गैलीलियो गैलीली ये क्या कहते हैं? इनका ये मानना था, मैं शॉर्ट में बता दूं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। और एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चा? इन्होंने एक कर्व्ड सरफेस लिया, ढलान लिया, और यहां पर एक बॉल रख दिया, ठीक है। इस बॉल को इन्होंने छोड़ दिया ऐसी डायरेक्शन में, तो यहां गई, चलो यहां गई, यहां तक, ऊपर तक उड़ी, और फिर यह वापस यहां तक आने की कोशिश कर रही थी। बात समझ में आ रहा? ये यहां से यहां तक गई, फिर वापस यहां से यहां तक आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो यहां तक आ नहीं पा रही थी। भैया ऐसा बोलना चाह रहा हूं, एक बॉल को मैंने यहां से टप्पा गिराया, तो क्या यही सेम हाइट तक आती है क्या? नहीं आती है, नहीं आती है। इसका मतलब जितना मैंने इस पर फोर्स अप्लाई करा या ग्रेविटी वेट लगा, उतना रिटर्न नहीं मिला मुझे। तो बाकी का कहां गया? बाकी का लॉस हो गया। तो वो लॉस किस किस वे में हुआ? तो पहला देखो, एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैगिंग होता है कि नहीं होता है? एयर रेजिस्टेंस। दूसरा फ्रिक्शन, रफ सरफेस, फ्रिक्शन रफ सरफेस, जब भी तो बॉल मेरी यहां तक नहीं आ पाई। तो सेम कंडीशन। तो गैलीलियो साहब ने बोला कि भैया देख, अगर एयर ड्रैग मतलब एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन, इन दोनों को अगर हटा दो, तो ये जो बॉल है, वो बॉल क्या करेगी मालूम है? मूव इन्फिनिटी तक जाएगी वो। समझ आया? इसी को इन्होंने बोला इनर्शिया। और इन्होंने ये बोला कि अगर कोई बॉल रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर मोशन पे है तो मोशन पर ही रहेगी। बात समझ में आ रहा है? और इसी बात को पकड़ के न्यूटन साहब आए, और न्यूटन ने लॉज दे दिया। लॉज क्या क्या दिया? 3 लॉ दिया। पहला तो लॉ ऑफ इनर्शिया था। न्यूटन के बारे में स्टोरी किसी दिन सुनाऊंगा बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक सेकंड, न्यूटन एक 7 महीने का बच्चा, प्री मैच्योर, जब वो मां के पेट में जब 4 महीने का था ना, तब उसके बाप मर गया। अब बेचारा गरीब बच्चा, बड़ा इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है। अब गरीब बच्चा क्या दादा और दादी ने पाला या नाना नानी ने पाला? स्कूल में बहुत ढोंडू था, बहुत ढोंडू, बहुत मारते थे लोग बाग। फिर एक बार क्या हुआ, गुस्सा आ गया और इनने कल सर फोड़ दिया खिड़की से मार के। तो पुलिस वालों ने बुलाया, स्कूल वालों ने बुलाया कि ऐसा ऐसा खतरनाक काम कर रहा है ये, इसको तो हटा दो स्कूल से। तो हाथ पांव जोड़ के भैया इसको फिर से स्कूल में रखा गया। उस दिन से जो पढ़ने लग गया न्यूटन ही बन गया। खैर इतनी बात अपन किसी दिन करेंगे। और तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीनों लॉज को अपन फर्स्ट करके एक एक करके हम बात करेंगे। थर्ड, ठीक है। पहला लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब मैं आपको बता दूं फटाफट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन पे ही रहेगी, जब तक कि आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोको ना, या फिर उसको मोशन में ना लाओ। तो ये आपका डेफिनेशन, इसका स्टेटमेंट ये था, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूज करेगा मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे इनर्शिया। हिंदी में बड़ा अच्छा मीनिंग है इसका, जड़त हुआ, मतलब जड़ निकल गया, मैं तो नहीं जा रहा। ठीक है, अब यहां देखो, टाइप ऑफ इनर्शिया की बात करोगे ना तो आपको 3 टाइप मिलेगी। एक मिलेगा आपको इनर्शिया ऑफ, अरे यार क्या कर रहा हूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला हम ले लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब अगर रेस्ट पर है एम मास की बॉडी तो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक आप में इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाओ। दूसरा होता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब अगर मूविंग है तो मूविंग ही रहेगी जब तक आप इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये सब आप जानते हो, डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन, जैसे फुटबॉल है, ये ऐसी आ रही है, किक मारा इधर चली गई, बात समझ में आ रहा है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मोशन है तो मोशन पे रहेगी, ये तो हो गया भाई जरा सा था। अब इसके एग्जांपल्स, इनर्शिया के की कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये देखो, ये मैडम गाड़ी में बैठी है, बड़ी इतरारी होगी, चश्मा वश्मा लगा के एकदम। ठीक है,
अब ड्राइवर कंडक्टर को देख के सहाया नहीं, उसने बोला मारो ना ब्रेक, मैडम भड़ से गिरी आगे की तरफ। ऐसा होता है ना। अब जैसे बाइक में आप बैठते हो, आपका दोस्त गाड़ी चला रहा है और एकदम से एक्सीलेटर छोड़ दिया, भूं, आप पीछे ढूं, मतलब गिर जाते हो पीछे। क्यों? तो इनर्शिया क्या बोलता है कि अगर कोई रेस पर है ना तो रेस पर रहने दे, मेरे को छेड़ो मत, ना छेड़ो मुझे, हम सताए हुए हैं। एक्चुअल में अगर मान लो ये बस में ब्रेक लगाते हैं सडनली, तो पैसेंजर लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों? बस में बैठे हो तो बस में बैठे के साथ आप कंटिन्यू बस के साथ मोशन में हो क्या? अब मोशन में हो तो मोशन में रहना चाहते हो, लेकिन जैसे ब्रेक लगाया तो गाड़ी क्या हो गई, रुक गई, लेकिन आप तो मोशन में ही थे ना। बस के रिलेटिव लोअर पार्ट बॉडी से कांटेक्ट था, तो बस से कांटेक्ट था, तो वो रेस्ट पर था, अपर पार्ट फ्री था, तो अपर पार्ट आगे की तरफ लीन कर जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये केसेस होता है। दूसरा, शेकिंग मैंगो ट्री, भाई आम के झाड़ को हिलाते गिरता आम है, वही इनर्शिया। और बोले हम रेस्ट पे रेस्ट रहने यार, लेकिन तुमने फोर्स लगाया, गिर गया। ठीक है, टेबल क्लॉथ, स्टिक्स, डिशेस, स्टे वगैरह, चलो ये सब तो ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मास इनर्शिया डिपेंड ऑन, इनर्शिया ओनली डिपेंड ऑन मास, डिपेंड ऑन मास। किस पर डिपेंड करता है भैया? ये सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट लॉ, ये गिलास है, यहाँ पे कॉइन है, सारे बच्चे कर सकते हो, मारो इसको टक से, ये आगे चली जाएगी, ये वहीं रहेगी और नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे कॉइन आ जाएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? तुमने इसको मोशन में कराना, ये तो रेस्ट पर ही था, तो रेस्ट पर रही, नीचे गिर जाएगी। ये सिंपल सी बात है, ये सबको समझ में आती है। इसको बोलते हैं इनर्शिया। ये पूरा कहानी है इसकी। ठीक है, कॉइन वहीं का वहीं रहेगी, हॉरिजॉन्टली मोशन कर लेगी, नीचे ड्रॉप हो जाएगी। अब यहां पे देखो भैया, ये एग्जांपल क्वेश्चन क्या है? एग्जांपल 6.2, अ पर्सन इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विच इक्वल टू, क्या बोल रहा है? विच इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द बॉटम of the surface of box and the floor will be continue moving or it to rest। देखो बोलना क्या चाह रहा है। एक मेरे पास m मास की बॉडी है, तुमने इधर लगाया फोर्स, ये अप्लाइड है, ठीक है, और इधर आपने क्या लगा, इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। अब दोनों क्या बोल रहे हैं? ये इक्वल है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। अब जब इक्वल रहता है इसका मतलब एफ नेट जो अगर देखूं मैं तो एफ माइनस में एफ इजगल टू 0, और याद रखना बच्चा कि एफ नेट बराबर 0 होता है तो या तो वो रेस्ट पर होगी या फिर कंटिन्यूअस कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, या मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो बोले सर इसका आंसर क्या लिखे? तो आंसर ये लिखना है, द बॉक्स विल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बिकॉज, क्या बोल रहा है यहाँ पे? फॉरवर्ड फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। मतलब एक बॉक्स है, मूव करेगी तो मूव करती रहेगी, है ना। इसके पीछे कारण क्या है कि जो आपका फॉरवर्ड फोर्स रहेगा और आपका जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा दोनों बराबर रहेगा, एफ नेट 0, दैट्स वाई बॉल विल मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, ड्रॉ पहला पोजीशन टाइम ग्राफ है, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एन ऑब्जेक्ट इन विच नो एफ नेट, नो फोर्स, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब भी अभी बोला, इसका मतलब हो जाएगा एफ नेट बराबर 0, एफ नेट बराबर 0 मतलब वेलोसिटी जो हो जाएगी इसकी कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन बराबर 0 हो जाता है बस। और अगर एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पहला वाला ग्राफ जो बनाऊंगा मैं बड़ा ही सिंपल है, इधर ले लेता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट, इधर लेता हूं टाइम। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक तरह से यूनिफॉर्म ही है क्या? इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 सेकंड पे 1 मीटर तो अगले सेकंड पे 2 मीटर, अगले सेकंड पे 3 मीटर। समझ में आ गया? ये हो गया। अच्छा, दूसरा ग्राफ बनाऊंगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं वेलोसिटी इधर लूँ इधर टाइम लूँ तो बच्चा साफ साफ समझ में आता है कि ये तो कांस्टेंट है ना, v बराबर कांस्टेंट, v बराबर कांस्टेंट है, तो यहां पर बॉडी मूव कर रही है किससे? कांस्टेंट स्पीड से। एफ नेट बराबर अभी बोला 0 मतलब वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन बराबर 0। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, चेंज इन स्पीड होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ये बात भी हो गई सर क्लियर। अब पॉज एंड पॉन्डर, पॉज एंड पॉन्डर क्या कहता है? पहला केस, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इज देयर अ नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट? नहीं। हाँ भैया, एफ नेट बराबर इसमें 0, और सॉरी एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे?
0। इस केस में समझ में आ रहा है ये चीज भैया, एफ नेट क्या है, 0 है। तो एफ नेट अगर 0 है तो कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करती रहेगी। अच्छा, सपोज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। नो नेट फोर्स मतलब एफ नेट बराबर 0। एफ नेट बराबर 0 होता है तो क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, एकदम सही बात। ऑब्जेक्ट कीप मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, एकदम सही बात। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं, एक्सेलरेशन तो इस केस में 0 होता है, अभी बोला था पीछे। तीसरी बात, इन द रियल वर्ल्ड इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सिचुएशन where no force are acting on an object, but by applying additional force a condition can be achieved where the net force on the object is 0. Explain with the help of example. अरे यार, डेली लाइफ के हिसाब से एक एग्जाम्पल दिखाना आपको कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन उसमें फोर्स है। तो एक काम कर लेता हूं, मैं एक टेबल बना लेता हूं, यहां पे आपकी बुक रख देता हूं। बुक का मास F है, क्या यहां पर वेट या F बराबर mg लगेगा, और यहां पर क्या लगेगा आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, तो यहां पर कायदे से क्या होगा, जितना ये उतना ये, तो एफ नेट बराबर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो गया। इसका आंसर यही लिखो। बोले बुक केप्ट ऑन अ टेबल, बुक केप्ट ऑन अ टेबल एक्टेड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, बस हो गया इसका काम। कहां गया रे, हाँ, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, व्हाट हैपन जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा तब जाके क्या होगा। तो देखो, फोर्स कॉज, एकदम बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। देखो, फोर्स कॉज एक्सेलरेशन, भाई सीधी बात, फोर्स कॉज एक्सेलरेशन। फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन आएगा। यहां देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है भैया कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो कुल मिला के अगर मैं साइड में ऐसी बात करूं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है, और याद रखना कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। बोले कैसे भाई, एक चट्टान को अगर आपको धकेलना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, और एक अगर छोटे से पत्थर को धकेलना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि अगर मास ज्यादा तो फोर्स कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो कायदे से इनको अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एफ, तो एक्सेलरेशन, अरे कहां गया रे, एफ हो गया, तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम भी तो हो रहा है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को अगर सॉल्व करूं तो एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ बाई एम आ रहा है क्या, तो यहां देखो ये इधर आ जाएगा, एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो फाइनली एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हो गया ना काम, हो गया काम। एक्सेलरेशन डायरेक्ट याद रखना, एक्सेलरेशन डायरेक्टली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन, मास कांस्टेंट होना चाहिए, और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, मास। ये अपन ने करके दिखाया आपको। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, इसको ना एक और चीज से अपन इसको डोमिनेट कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपन में टाइम कर सकते हैं। देखो भैया, एफ इक्वल टू, अगर एफ देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास तो समझ में आ रहा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास समझ में आ रहा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी समझ में आ रहा है, लेकिन एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम समझ में आ रहा है। अगर ये टाइम कम होगा, टाइम अगर डिक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा, और फोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो डैमेज भी बढ़ेगा। क्या, डैमेज भी बढ़ेगा। अब इसी हिसाब से देखो क्या बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, वही एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो समझ में आ गया। एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, मास ऑफ द बॉडी, ए का मतलब एक्सेलरेशन। आगे कहानी देखो, डिफाइनिंग 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करोगे आप, तो यार देखो, एफ बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, तो 1 kg मास ले लो आप, उसमें आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा दो, तो एफ बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही को बोलते हैं हम लोग न्यूटन। तो यहां से एक और आईएमपी सवाल मिल गया, कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा न्यूटन भी होगा और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होगा। ये आपके स्कूल वाले पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, जहां पर अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, ग्रेविटी अगर नीचे खींचेगी वेट, तो एफ बराबर mg होगा, जहां पर g की वैल्यू 9.8, कोई नियर अबाउट 10 भी ले लेता है। अब 5 kg ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा,
5 kg ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? अरे F बराबर 5G हो जाए, mg अगर बात कर लो तो क्या हो जाएगा 5G का नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 5 × 9.8 49 न्यूटन। क्लियर हो गया ये चीज। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखना, ये जो रेडी टू बियॉन्ड है ना, यहां पर एक वर्ड आएगा, उस वर्ड का नाम है मोमेंटम। ये रहा मोमेंटम। एक्चुअल में जो सेकंड लॉ जो होता है ना, सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है मोमेंटम। अभी मैं एक और तरीके से समझाता हूं आप लोगों को मोमेंटम। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा भाई, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। इसको पी से लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास एंड वेलोसिटी। कितनी बात समझ में आ रहा है? P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर आपके पास मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, मोमेंटम। अच्छा, पता है सेकेंड लॉ कैसे आता है? अभी समझाता हूं मैं। सेकेंड लॉ जो फोर्स कहता है ना, ऐसा कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। भाई देखो, सीधी बात है, फोर्स लगाएंगे तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम आ जाएगा। तो F जो देखो ना का रेट ऑफ चेंज, मतलब यहां पर हो जाएगा P अपॉन में T। जहां भी रेट लगेगा बच्चा वहां पे टाइम आ जाएगा। तो F को अभी अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? P को m अपॉन में m इंटू वी अपॉन में T। तो F इक्वल टू मास भाई वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये पुरानी वाली बुक में इसका डेरिवेशन भी था, अभी हमको नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। वही चीज आ गई। अब इसका एप्लीकेशन बड़ा खतरनाक है। देखो भैया, जब क्रिकेटर कैच करता है तो हाथ को इधर क्यों खींचता है? तो अभी लॉजिक बताता हूं मैं तुमको, अभी बताया है मैंने इससे। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है क्या? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं बात करूं यहां पर इक्वल टू m, एक्सेलरेशन को v अपन में t करूं, तो यहां पे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल t आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा, इसको ना एक और तरीके से समझते हैं अपन। F इज इक्वल टू m इंटू वी अपन में t, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपन में t, तो P इक्वल टू हो जाएगा F इंटू टी। इसी मोमेंटम को बोलते हैं इंपल्स, F इंटू टी। और इंपल्स मतलब होता है चोट। अरे भैया, खतरनाक चोट। बोले कैसे? लेकिन खैर उसको तो छोड़ो, इसको पकड़ो। अगर टाइम मेरा इंक्रीज करेगा तो फोर्स कम होगा, और हार्म जो होगा ना, वो हार्म मेरा कम होगा। समझ में आ रहा है क्या? एग्जैक्टली। अब इतनी फास्ट मूविंग बॉल आएगी, इसको अपन पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? टाइम बढ़ा रहे हैं, मतलब फोर्स कम कर रहे हैं, मतलब चोट कम कर रहे हैं। समझे क्या? हो गया काम इसका। ये देखो, पूरा पढ़ लेना भैया। सेम केस ये चीजें हैं। गाड़ी को अपन ने ठोक दी, एयरबैग निकल गया तो क्या होगा? अपन सेफ्टी हो जाते हैं। एयरबैग का काम ही है सेफ्टी के लिए। भाई जब टकराए तुम, तो सीधा तुम आगे की तरफ झुकोगे, और अगर डैशबोर्ड से टकरा के तुम मरी गए तो क्या होगा? निपट गए तो। इसलिए गाड़ी तो चलानी चाहिए बच्चों को। तो उसके लिए एयरबैग निकलता है स्टीयरिंग से, और एयरबैग क्या करता है भैया? हवा रहता है, तो तुमको इधर से उधर जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम। अभी वही वाला रिलेशन समझ में आ रहा है? हम लोग टाइम को बढ़ाते ताकि इंजर्ड कम हो। ठीक है, सेम चीज यहां पर ये है कोकोनट पे। अच्छा, कोकोनट वाला केस है कि अगर अपन मारते ना भट्ट से तो टूट जाता है। इसके पीछे का कारण देखो, यहां पर भी इंपल्स ही आएगा। बोले कैसे आएगा? F इक्वल टू सर मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को v अपन में t। ये क्या हो जाएगा? मोमेंटम। F इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा आपका P। ठीक है, फोर्स जितना कम, मोमेंटम का मतलब चोट होता है, जितना टाइम कम, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? कम होगा क्या? यार इसको ऐसा समझो, मैं इसको ऐसा समझाता हूं। एक फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू ना फोर्स अपन एरिया। फोर्स अपन एरिया इक्वल टू होता है प्रेशर। तो अगर P देखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। अगर एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, और फोर्स ज्यादा तो सट से टूट जाएगा। यहां पर देखो ना, सेम फोर्सेस स्मॉल एरिया ग्रेटर प्रेशर कोकोनट ब्रेक। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब यहां देखो 6.4 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल, वेट लिफ्टर होल्डिंग अ बारबेल। अरे ये तो वही एग्जाम्पल ले लिया पुराना वाला। ठीक है, अब फिक्स्ड ऑन ईच साइड ऑफ द बार 6.8, सेलेक्ट द क्या है? द मास ऑफ द बारबेल इटसेल्फ
10 kg है, हाउ मच फोर्स अप्लाइड टू कैप्ट बारबेल स्टडी। अब देखो सुनो सुनो सुनो, एकदम इजी है ये क्वेश्चन। बोलना ये चाह रहा क्वेश्चन कि 10 किलो का ये है, 10 किलो का ये है और 10 किलो का ये है। अब इस पे तो क्या लगेगा, नीचे वेट लगेगा, फोर्स ही बोलो m इंटू जी लगेगा भैया, और जितना ये फोर्स लगाएगा उतनी मैडम ऊपर लगेगी, F क्या लगेगा, ये F एक्सटर्नल बोल दो, जो कौन लगा रहा है, वेट लिफ्टर। ठीक है, तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा ना तो यहां पे मैं बोलूंगा हेयर टोटल मास जो होगा, टोटल मास इजकल टू 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30 kg हो जाएगा। अब देखो वेट ऑफ बारबेल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा, तो m हो गया 30, g को अपन 10 मान लेते हैं यार भाई, तो कितना हो जाएगा ये 300 न्यूटन। मैंने साइड में कोने में कहीं लिख देना है, कोने में कहीं लिख देना ये है कि g नियर अबाउट हम क्या मान रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो इतना हो गया ये। अब वेट लिफ्टर को इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा क्या, बात समझ नहीं आ रहा है क्या? यहां पर एक बात समझ में आ रहा है कि यार इस केस में आप ऊपर ऐसा भी लिख सकते हो कि वेट ऑफ बारबेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय वेट लिफ्टर। तो देयरफॉर फोर्स अप्लाइड बाय वेट लिफ्टर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 300 न्यूटन। ठीक है क्या, तब जाके ये रुका हुआ रहेगा, अदरवाइज ये रुका हुआ नहीं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है ट्राइंग टू पुश अ स्टेशनरी ब्लॉक, ये ब्लॉक है आपका, इसको ये चाह रहा है कि मैं पुश करूं, ठीक है, 25 किलो का है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, यहां पे नीचे रखा हुआ है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग द मोशन इज 50 न्यूटन, मतलब छोटा एफ मेरे को दे रखा है 50 न्यूटन। ठीक है भैया, आगे क्या बोला, डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन 2 सेकेंड। मुझे इस पूरे केस में गिवन जो है वो ये है कि छोटा एफ फ्रिक्शन फोर्स बराबर 50 न्यूटन, टाइम बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इफ राहुल पुशेस इट विद अ कांस्टेंट फोर्स, पहला केस कांस्टेंट फोर्स एफ बराबर, जब ये 50 न्यूटन लगा रहा है, कैपिटल एफ इक्वल टू 50, अरे कहाँ गया, 50 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, और दूसरा 55 न्यूटन लगा रहा है। तो जब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो गिवन बोलूंगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो है मेरा, सॉरी बच्चा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और टाइम बराबर ये देकर रखा है, और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बताना है 2 सेकंड में। तो चलो पहला केस सॉल्व करते हैं। तो पहला केस जो है, इधर F बराबर क्या ये 50 न्यूटन लगा रहा है, और आपका फ्रिक्शन फोर्स इधर ऑलरेडी 50 न्यूटन लग रही है। तो इसको देख के समझ में आ रहा है फर्स्ट केस में कि F नेट जो होगा वो हो जाएगा F पुश जो कर रहा है, और इधर क्या हो जाएगा F फ्रिक्शन, ये लिखो मैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यही है क्या? तो यहां पर देखूंगा तो ये भी 50 है और ये भी क्या है 50, तो मतलब ये क्या हो गया 50 0 हो गया, ये हो गया आपका 0। कायदे से F नेट बराबर क्या आ गया आपका 0। और अगर F नेट आ रहा है तो सबको मालूम है इफ F नेट इज इक्वल टू 0 देन जो है ना बॉडी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। F नेट 0 मतलब V बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब इनी एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया आपका 0। और अगर एक्सेलरेशन 0, अब देखो मैं निकाल रहा हूं इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में मुझे क्या क्या देकर रखा है, बॉडी जब शुरू में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 होगी, और इस केस में ये मूव ही नहीं करेगा। जब मूव ही नहीं करेगा तो काय का डिस्प्लेसमेंट बराबर इस केस में हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट बोला कि क्या, हाँ डिस्प्लेसमेंट। चलो इसको छोड़ो, अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। भैया S बराबर ut प्लस में हाफ AT² मालूम है आपको, ये होता है, टाइम दे रखा है ना। तो S निकालूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 2 सेकंड, प्लस में 1/2 एक्सेलरेशन 0, टाइम 2 का स्क्वायर, क्या ही फर्क पड़ेगा, ये 0 प्लस 0, S बराबर क्या हो गया आपका 0 मीटर। नहीं, बॉडी कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगी। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, जब हम लोग 55 न्यूटन फॉरवर्ड लगा रहे हैं,
मतलब F जो पुश लग रहा है ये 55 न्यूटन लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स आपका अभी भी 50 न्यूटन है। तो F नेट जो इस केस में देख पा रहा हूं मैं वो क्या हो जाएगा 55 माइनस का 50 दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। क्या 5 न्यूटन से बॉडी इधर मूव करेगी? पहली बात अभी भी इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब 5 न्यूटन के फोर्स से अगर ये इधर मूव कर रही तो अगर F नेट 0 नहीं है मतलब एक्सेलरेशन होगा, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालूंगा तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। फोर्स यहां पर क्या लग रहा है? 5 न्यूटन। मास क्या है? 25 kg। एक्सेलरेशन नहीं मालूम तो 5/25 इजकल टू क्या होगा मेरा एक्सेलरेशन, ये कट गया 1/5 इजकल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इजकल टू आएगा मेरे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इन्होंने क्या बोला सर? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे इसका सेकेंड पार्ट का, डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू कितना होगा? तो वही वाला इक्वेशन लगाते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 टाइम 2 1/2। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0.5 इंटू टाइम 2 का क्या हो गया स्क्वायर। एकदम सही कर रहा हूं क्या मैं? शायद गलत कर दी मैंने, 0.2 है ये, यहां पर ये क्या है भैया? 0.2 है। हाफ एटी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये 0.2 है। ये तो पूरा 0 हो गया प्लस में 1/2 इंटू 0.2 इंटू क्या हो गया 4, ये कट गया बचा 2, तो 0.2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0.4। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा 0.4 मीटर होगा जब 55 न्यूटन से आप फोर्स लगाओगे। एकदम क्लियर है क्वेश्चन? क्रिस्टल क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां पे बता दूं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन में टी, इतना मालूम है, इससे आपका काम हो जाएगा। अब देखो एक कार है, स्पोर्ट कार है, मास कितना है भैया? मैं जो दे के रखा है मैं उसको लिख लेता हूं। मास बराबर 1500 kg दे रखा है, ठीक है। अब मूविंग टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, इधर ही मेरा ईस्ट होगा, डायरेक्शन आपको मालूम है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इधर होता है आपका वेस्ट, ठीक है। एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर, ये देकर रखा है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्यूरिंग सिचुएशन। तो पहले केस में देखो, पहले टाइम क्या बोला इन्होंने? 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड। तो 0 to 5 सेकेंड में क्या ये ग्राफ यहां से यहां तक मिल रहा है मुझे? ये यहां से यहां तक ये वाला। तो मुझे सबसे पहले इस केस में क्या निकालना पड़ेगा बच्चा? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन जो होता है क्या v माइनस यू अपॉन में टी होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है क्या, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड माइनस में 0, और इन दोनों के बीच में टाइम टेकन क्या है? 5 सेकेंड का। भाई टी बराबर कितना हो गया? 5 माइनस का 0, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 10 अपन में 5 दैट इज इक्वल टू 2, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पहले वाला हो गया। एक्सेलरेशन निकल गया, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए सर आपको एक्सेलरेशन भी तो चाहिए। अब नाउ जो फोर्स लगेगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? F इक्वल टू मास तो 1500 है, एक्सेलरेशन कितना है बच्चा? 2, तो F इक्वल टू हो जाएगा ये 3000 न्यूटन का फोर्स लगेगा उस कार को ईस्ट की तरफ जाने के लिए। पहला केस क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है बच्चा? 5 से 10 के बीच में टाइम क्या दे रखा है? 5 to 10 सेकेंड। भाई 5 to 10 सेकेंड में ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हो, यहां पर टाइम एक्सिस बढ़ रहा है, वेलोसिटी एक्सिस बढ़ नहीं रहा है, तो इस केस में v बराबर कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पर ग्राफ जो है ना, ग्राफ शो कर रहा है, ग्राफ शो वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एफ नेट बराबर 0 होता है। मतलब क्या हो गया? जो कार है नॉट मूव, कार मूव विथ, ऐसा लिख सकता हूं, कार मूव विद कांस्टेंट स्पीड होगा या फिर रेस्ट पर होगा। यह बात क्लियर हो गई। दूसरा वाला हो गया। तीसरा वाला मैं इधर करता हूं, इधर करता हूं, इधर आप नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो रोक के। तीसरा वाला इन्होंने क्या बोला
कि 10 सेकंड से मेरे पास क्या 15 सेकंड के बीच में ये टाइम है। तो यहां पर इस मोशन को अगर देखोगे, आपने मोशन पढ़ा है, तो यहां पर ये ना वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और बिकम्स टू फाइनल वेलोसिटी 0। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकंड है भाई, घटते घटते मतलब बॉडी क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, ब्रेक लगा दिया होगा कार ने। तो इस केस में अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो v माइनस यू अपन में क्या हो जाएगा t। तो v तो हो गया 0 और ये हो गया मेरे पास 10 और टाइम कितना हो गया 10 से बीच के, अरे 15 माइनस 10 कर लो ना, तो माइनस का 10 अपन में हो गया 5, दैट इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव आता है तो बॉडी रिटार्ड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो अब हम फोर्स की अगर बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F इक्वल टू हो गया 1500 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 3000 न्यूटन। ये हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी था, हल्का था। अब आगे की बात करते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है भैया, पॉज एंड पॉन्डर, क्वेश्चन 6 वाला है। अ टॉय कार ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे ही तुम कांस्टेंट वेलोसिटी देखो तो एफ नेट बराबर 0 बोल दो और बात ही खत्म कर दो। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट द टॉय कार, एफ नेट बराबर 0, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉय कार, बस आंसर इतना ही, ठीक है। बिकॉज एफ नेट बराबर 0 तो एक्स बॉडी विल मूव कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होगा तो एक्सेलरेशन तो मेरा 0 ही होगा। अब यहां देखो, टू चिल्ड्रन ऑफ द डिफरेंट मासेस आर सिटिंग ऑन आइडेंटिकल स्विंग, स्विंग मतलब होता है झूला, ठीक है, टू इंपैक्ट आइडेंटिकल इनिशियल एक्सेलरेशन। भाई दो बच्चे झूला में बैठे हैं और उन्होंने ऐसा कुछ फोर्स लगाया कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है। अब दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है तो उसके पीछे का कारण देखना, फॉर विच चाइल्ड वुड यू रिक्वायर्ड टू अप्लाई द लार्ज फोर्स। एक बात बताओ, पहला इसका आंसर अगर मैं देखूं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन भाई जिसका मास ज्यादा होगा उसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। सॉरी बच्चा, बोले है ना, लार्ज वेट चिल्ड्रन या चाइल्ड अप्लाई मोर फोर्स टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन। बस आंसर इसका यही है भाई, दोनों को एक जैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है ना, तो जो भारी होगा मोटे को ज्यादा लगानी पड़ेगी दुबले के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, हाउ आर ग्लास आइटम्स पैक्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग द बबल रैप और है प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। सीधी बात है, जब अपन कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आते हैं तो या तो उसमें कोई फॉर्म रख देता है, फॉर्म मतलब जैसे थर्माकोल की शीट रख देते हैं, या फिर प्लास्टिक रहता है जिसमें बबल बबल होता है, उसको अपन फोड़ता है, बड़ा मजा आता है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे रीजन का साफ साफ आंसर आपको मालूम है भैया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर मास, एक्सेलरेशन कम लिखेंगे वी अपन में टी, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। हम टाइम को बढ़ाएंगे, अगर मान लो ब्रेक लगाएंगे, झटका जर्क पैदा होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा उस टाइम पे, अगर हम वो कुशन लगा देंगे तो क्या टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम होगा तो टूटेगा फूटेगा नहीं, हो गया इसका आंसर। अब भाई साहब थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम एक थप्पड़ मारोगे इधर से, मैं भी उधर से दूंगा तुम्हें एक थप्पड़, मतलब समझ में आ रहा है, एक्शन का रिएक्शन, ये तो एकदम होता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल अपोजिट रहेगा। इसका मतलब अगर इस डायग्राम से समझूं, अगर ये ए है और ये बी है, इसने इसको टक्कर मारा, ए ने एफ ने ए को टक्कर मारा, तो क्या बोलेगा मालूम है, बी भी बोलेगा मैं भी तेरे को टक्कर मारूंगा, एफ बी ए हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहेगा बाबू। डायरेक्शन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। बी ने ए को फोर्स लगाया, मैं नाम उल्टा कर देता हूं, ये ए ले लिया मैंने, यहां पे बी ले लिया। इसका स्टेटमेंट देखो, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि थर्ड लॉ जो है, ये इस पे लगाएगा एक्शन तो ये इस पे लगाएगा रिएक्शन। मतलब ये हुआ, मतलब ये होगा एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए।
इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और यहां पे क्या बोलूंगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। समझ में आ रहा है? इक्वल एंड अपोजिट होगा, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्या। ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करूं, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर, तो एफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू एफ बी ए वैक्टर। डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी में एरो लगता है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसी केस से अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, एफ नेट की अगर मैं बात करूं तो F1 प्लस F2 होगा, मतलब ए बी, और ये क्या हो जाएगा, बी ए। भैया एफ ए बी क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है, और एफ बी ए क्या है, नेगेटिव है, लेकिन ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो एफ नेट बराबर क्या हो गया इस केस में, 0। बॉडी मूव नहीं करेगी भैया, वहीं रहेगी, वहीं रहेगी। ठीक है, एक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट ए ऑन बी, और रिप्लाइड फोर्स या रिएक्शन फोर्स बी ऑन ए। बात समझ में आ रहा है? एफ नेट इसमें भी क्या होगा आपका, 0 होगा। अब इसके एप्लीकेशन देखो, सीधा सीधा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैडम लगा रही टेबल पे, टेबल लगा रही है इस पे। याद रखना इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, दे आर टू डिफरेंट सरफेस फिनोमेना, सरफेस नहीं बोल सकते, ये दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगता है। मान लो इसमें अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं ना, तो ये भी मेरे पे इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। बस ये कहना चाह रहा हूं, ये आपने पढ़ रखा है। ये है मास की बॉडी, नीचे जितना वेट लगेगा mg, उतना ही इसमें नॉर्मल फोर्स रहेगा। ये क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन, ये है एक्शन एंड रिएक्शन। ये हो गया। दूसरा, साइकिल चला रही मैडम, एक्टिविटी है आपके पास, ये फिगर है, मैडम इधर फोर्स लगा रही है, ऐसा ऐसे कर रही है तो आगे जा रहा है, इधर एक्शन आगे रिएक्शन। ये देखो, ये पूरा इसका सिस्टम है। आगे अगर हम बात करेंगे थर्ड लॉ, चलने में भी, चलने में देखना, ध्यान रखना, पाँव हम ऐसे रखते हैं क्या, ये ऐसे, ये इधर एक्शन तो रिएक्शन अलग। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि हम जब चलते हैं ना, तो इधर एक्शन रहता है ना, एक्शन फोर्स इधर है, अप्लाइड फोर्स इधर है, फ्रिक्शन फोर्स आपका आगे की तरफ होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुश, इधर अगर आप एक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन किधर आएगा, इधर, और रिएक्शन के तौर पे कौन होगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स। ये यहाँ पर सारी चीजें लिखा है, बच्चा आप नोट बना सकते हो। अब यहाँ देखो, स्प्रिंग, स्प्रिंग का केस ऐसा है, अभी मैं समझाता हूँ। मान लो ये स्प्रिंग है, ये हुक है, यहाँ पे मैंने एक एम मास की बॉडी ले ली, मैंने इसको खींचा तो एफ एक्सटर्नल इधर होगा। तो पता है ये स्प्रिंग ना आप पे ना रिस्टोर करेगी अपने आप को जो इधर लगाएगा, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस में एफ रीस्टोर। बात समझ में आ रहा है? नेगेटिव क्यों, आप उधर लगा रहे हो तो इधर जाएगा, ये दोनों बराबर होगा, बस साइन का फर्क होगा, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अब यहां देखो भैया, और कुछ कैनन स्विंग, सीधे सीधे एक्शन रिएक्शन, पहला पेज, थिंक ओवर इट। इधर आपका एक्शन है ना, तो रिएक्शन आपका इधर होगा। ठीक है, देखो, वाटर पुशिंग द पैडल एंड कैनन फॉरवर्ड, वाटर को हम इधर पुश करेंगे और हमारी जहाज इधर चलेगी। ये नारियल तोड़ने जा रहा बेचारा। ठीक है, सेम केस, इधर एक्शन रिएक्शन ऊपर, ये सारी चीजें वही है। आप इसमें चाहे तो ये लिख सकते हो। ठीक है, एंड देन हमारे पास ये तो रॉकेट वाला एग्जांपल है भैया। रॉकेट, रॉकेट प्रोपोर्शन कैसा होता है, ये तुम घर में भी बना सकते हो। एक फुग्गा लो, फुग्गे को किसी कार्डबोर्ड से चिपकाओ, वो आती है ना धागा, सिलाई करते हैं कपड़े, उसमें जाके चिपका दो, एक रस्सी लो और रस्सी में जाके छोड़ दो। इधर हवा छोड़ दोगे, हवा इधर निकलेगा, बलून आगे बढ़ेगा। इधर क्या निकला है हमारा एयर, बलून इधर क्या हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। एक्शन रिएक्शन, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा रॉकेट काम करता है। ठीक है, रॉकेट में क्या होता है, जब ये थ्रस्टर लगा रहता है, यहाँ पे फ्यूल रहती है, फ्यूल बर्न होता है बच्चा, फ्यूल बर्न होता है तो क्या निकालता है, स्मोक, बहुत सारा धुआं निकलता है, और ये एग्जैक्ट फोर्स इधर लगाते हैं और रॉकेट हमारी ऊपर जाती है। डायग्राम देख लेना बुक में, एकदम सेम टू सेम चीज। बर्निंग फ्यूल एक्सपेल्ड डाउनवर्ड एट हाई स्पीड एक्शन, तो रॉकेट पुश अपवर्ड, दैट इज द रिएक्शन। नो ग्राउंड नीडेड, रॉकेट वर्क इन आउटर स्पेस, और रॉकेट को काम करने के लिए इसको ग्राउंड की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है, जहां पर भी, भले स्पेस में क्यों ना हो। इधर जल रहा है, इधर क्या निकल रहा है, फ्यूल निकल रही है, एक्सपेल्ड होके वो आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है भैया, ये भी हो गया। अब यहां देखो क्वेश्चन, व्हाई डज अ फायर पर्सन समथिंग स्ट्रगल व्हेन होल्डिंग द पाइप ऑफ द इशूइंग वाटर। सीधी सी बात है, ये आपके पास पाइप है, पाइप में एकदम हाई फ्लो वाटर बाहर निकल रही है। अब हाई फ्लो वाटर बाहर निकाल रही है तो इधर आपका एक्शन हो रहा है क्या, अगर एक्शन हो रहा है तो इधर क्या होगा आपका,
रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये आंसर लिख सकते हो, ड्यू टू हाई फ्लो ऑफ वाटर एक्सर्टेड अ बैकवर्ड फोर्स या रिएक्शन फोर्स, दैट्स वाई फायर पर्सन स्ट्रगलिंग विद द होल्डिंग पाइप। क्लियर है? अच्छा, अब सपोज स्पेसक्राफ्ट इज मूविंग इन अ रीजन ऑफ अ स्पेस, ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग अपॉन इट नेग्लिजिबल, सजेस्ट हाउ इट कैन बी चेंज इन वेलोसिटी। भैया अभी तो बोला था ना थ्रस्टर, एयर ग्रेविटी गया तेल लेने, हमको कोई मतलब नहीं है, फ्यूल बर्न हो रही है, धुआं निकल रहा है नीचे की तरफ, हम जाएंगे ऊपर की तरफ, बस इतना ही काम है। ये थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। अच्छा, पपी कहता है, अब यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि यार जब इसको अपन हिलाते हैं तो पपीता नीचे गिरता है, अर्थ भी तो ऊपर आना चाहिए, अर्थ भी तो ऊपर आना चाहिए। तो सुनो बाबू, यहां पर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन अपन में क्या हो गया, फोर्स अपन में मास, और फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अर्थ का मास अगर बात करें, अर्थ का जो मास है, मास ये ह्यूज है क्या, बहुत ज्यादा है क्या। अब इतने ज्यादा मास को पपीता खींच रहा है, तो बकायदा खींच रहा है, अर्थ जितने फोर्स से पपीता को खींच रहा है उतने ही जोर से पपीता अर्थ को खींच रही है, एक्शन रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन अर्थ के ह्यूज मास की वजह से एक्सेलरेशन जो होगा वो एकदम निग्लिजिबल होगा। अरे क्या लिख रहा हूं, हाँ निग्लिजिबल होगा, एकदम ना के बराबर, जो हम लोग देख ही नहीं पा रहे, और क्या पता मूव भी कर रही होगी। आप स्पेस में देखोगे ना, स्पेस से अर्थ बीच में कहीं टंगा हुआ है ऐसा, और हम उसके ऊपर चारों तरफ रह रहे हैं, ग्रेविटी ने हमको पकड़ रखा है, इतना तो मालूम है ना, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा मास होने की वजह से एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होता है, जो हमको ऑब्जर्व नहीं होता है, जबकि इसका मास कम है पपीता का, इसलिए वो नीचे खींचा चला जाता है। और हमेशा याद रखना, अर्थ जो होता है ना, किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड सेंटर, ठीक है भैया। अच्छा, व्हेन अ बुलेट ऑफ 0.1 kg is fired from a 5 kg gun with a force 2 न्यूटन, द गन रिकॉइल। भैया जब अपन गन चलाते हैं ना, तो ऐसा रिकॉइल पीछे की तरफ आता है, जब पीछे की तरफ आता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। अब ऐसे लोग मूवी दिखाते हैं ना, ये बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर यहाँ पर कंधे पे रख के चला देते, अरे नहीं भाई, रॉकेट इधर निकलेगा ना तो इधर 2 किलोमीटर पीछे फेंकाएगा, इतना खतरनाक रिकॉइल वेलोसिटी होती है, मतलब पीछे की तरफ एक्शन। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट एंड द गन। तो मैं अगर बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ गन की, तो गन क्या होता है भैया, पहली बात तो ये फॉर्मूला होगा, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपन में मास, तो फोर्स कितना लगा रहा है भाई साहब, 2 न्यूटन। और गन की अगर बात करते तो इसका मास है 5, अरे यार यहाँ पे क्या मुझे लिखना है, 2 न्यूटन, यहाँ पे 2 न्यूटन, ये 5 है, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक इसका आ गया गन का। अच्छा, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ अगर बुलेट की बात करूं, तो बुलेट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर एफ अपन में एम, एफ अभी भी लगा ये 2 न्यूटन का, ठीक है, और इसका मास क्या है 0.1 kg, ये हटाया इधर 0, तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये इस तरीके से होता है बच्चा, वैसे भी बुलेट की एक्सेलरेशन ज़्यादा ही होगी, ये हो गया काम। हाँ, ये चीज़ें एक नया सिस्टम जोड़ा गया है हमारे पास। यहाँ पर अगर 2 बॉक्स है M1 और M2, और दोनों को अगर मैं F फोर्स से, ये एक्सटर्नल फोर्स है, अगर मैं इससे खींच रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स, जो ये डेफिनेशन, बस 2 ही चीज़ यहाँ पे समझना है, फोर्स अप्लाइड बाय द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, और एक होता है इंटरनल फोर्स। अब देखो यहाँ पर ना, ये रस्सी है, रस्सी में क्या डेवलप हो जाता है मालूम है, टेंशन। और टेंशन क्या होता है, टेंशन भी एक तरह से फोर्स ही होता है ना। और अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारी एक रस्सी है, ये क्या स्प्रिंग है, अगर यहाँ पे एक m मास का ब्लॉक रख दूंगा, तो नीचे लगेगा वेट या फोर्स बराबर mg, तो पता है इधर ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन, और टेंशन हमेशा उधर लगता है जिधर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है, और यह है आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब जहां से अपन इसको क्या कर रखा है बच्चा, लटका के रखा है, तो टेंशन भी आपका उधर भी लगेगा। ये स्प्रिंग है, रस्सी है, रस्सी, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है, तो ये जो फोर्स रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल फोर्स। अब इसका कनेक्टेड एक्सेलरेशन की बात करेंगे ना, तो सुनो, फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये जो जब खींचेंगे तो ये बॉडी भी खिंचाएगी, ये बॉडी भी खिंचाएगी,
तो फोर्स इज इक्वल टू मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन आपका a हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालना हो तो फोर्स अपन में m1 प्लस में m2। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल ये भी कह सकता हूं, अगर ये मान लो 5 किलो का है और ये तुम्हारे 8 किलो का है, तो भैया एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो और फोर्स आप कितना लगा रहे हो, 26 न्यूटन का लगा रहे हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा मालूम है, फोर्स 26 न्यूटन, और ये क्या आ जाएगा 8 प्लस 5, एक्सेलरेशन बराबर 26, 8 5 13, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये जाएगा। एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ये अच्छा दोनों वेट है तो टोटल वेट लग जाएगा नीचे W बराबर m1 प्लस m2g। ये होता है बच्चा, बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट करें, जो भी करना है करें, बस एक शेयर कर देना ज़रूर अपने दोस्तों को, और लाइक और सब्सक्राइब यार बच्चा प्लीज़।